खबरें अनकही में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले चुका है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहा है। राजधानी तेहरान में पानी इतना कम हो गया है कि सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो शहर को खाली करना पड़ सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं शहर में और आज उनके सामने है जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा? आइए समझते हैं क्या है ये संकट, कैसे पहुंचा ईरान यहां तक और क्या है इसके पीछे की असली वजह। तो सबसे पहले समझते हैं कि हालात कितने खराब हैं। ईरान को लगातार छठे साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर 2025 में खत्म हुआ पिछला पानी का साल रिकॉर्ड में सबसे सूखा साल था। दरअसल ईरान में आधिकारिक तौर पर पानी का हिसाब किताब हर साल 23 सितंबर से शुरू होता है और अगले साल 22 सितंबर को खत्म होता है। ये ईरानी कैलेंडर के हिसाब से उनका जल वर्ष यानी वाटर ईयर कहलाता है। पूरे साल की बारिश, बांधों में पानी का आना और जल संसाधनों का लेखा जोखा इसी दौरान होता है। इस साल तो हालात और भी बुरे हैं। नवंबर की शुरुआत तक ईरान में सिर्फ 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई। ये ऐतिहासिक औसत से 81% कम है, यानी जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका 5वां हिस्सा भी नहीं हुई। तेहरान को पानी देने वाले 5 बड़े बांध हैं, लार, लातियान, करज, तालिकान और मामलू। इन सभी बांधों में औसतन सिर्फ 10% पानी बचा है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। इतनी भयंकर गर्मी में पानी की जरूरत और बढ़ गई। ईरान के 31 प्रांतों में से 15 में सितंबर के बाद से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, यानी देश का आधा हिस्सा पूरी तरह से सूखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पानी की खपत नहीं रोकी गई तो तेहरान का पानी कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर तक बारिश नहीं हुई तो तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। मतलब पानी सीमित मात्रा में बांटा जाएगा। तेहरान के अलावा ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। मशहद में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के बांधों में पानी का स्तर 3% से भी नीचे गिर गया है। यह पिछले 60 सालों का सबसे निचला स्तर है। मशहद काउंटी में अब तक सिर्फ 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 2024 के दौरान ये 27-28 मिलीमीटर थी, यानी पिछले साल की तुलना में 98% कम बारिश। एक पानी कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ये बेहद असाधारण स्थिति है। पूर्वोत्तर ईरान में पानी के स्रोत लगातार बदतर हो रहे हैं। मशहद के डिप्टी गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा है कि सरकार पानी की राशनिंग की योजना पर काम कर रही है। अगर सूखा जारी रहा तो सर्दी खत्म होने से पहले रीजनल राशनिंग शुरू हो जाएगी। मुसीबत का सबसे बड़ा संकेत है ईरान की उर्मिया झील का सूखना। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील है, लेकिन नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक सितंबर 2025 तक ये झील लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। 2019 में बारिश बढ़ने पर झील फिर से भरने लगी थी, लेकिन 2020 की शुरुआत में ये रुझान फिर से पलट गया। सूखे और गलत प्रबंधन के कारण पानी का स्तर फिर से तेजी से गिरा। ये झील और इसके 102 आइलैंड नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित थे, लेकिन अब ये सब सिर्फ कागजों पर रह गया है। अब समझते हैं कि आखिर ईरान इस हालत में कैसे पहुंचा। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए सिर्फ कम बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता। असली समस्या है दशकों से चला आ रहा गलत जल प्रबंधन। ईरान ने अपने पानी के संसाधनों को बेतहाशा दोहन, जिसको हम एक्सप्लॉइट करना कहते हैं, वो किया है, जिस वजह से भूजल का स्तर खतरनाक रूप से गिर गया है। ईरान का 90% पानी खेती में इस्तेमाल होता है। दूसरे देशों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। सरकार ने खाद्य आत्मनिर्भरता के नाम पर सिंचाई का विस्तार किया। दशकों से हजारों कुएं और बोरवेल खोदे गए, कुछ कानूनी है तो कुछ गैर कानूनी। आज ईरान में 75% से ज्यादा जमीन पर जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, उससे कहीं कम प्राकृतिक रूप से वापस भर रहा है। ईरान की सरकार ने सैकड़ों बांध बनाए, जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया, तो गीले इलाके पूरी तरह सूख गए। जहां पहले पानी भरा रहता था, वहां अब सूखी जमीन बची है।
ऊपरी हिस्से के किसान सिंचाई के लिए पूरा पानी खींच लेते हैं, जिस कारण इस्फहान प्रांत में बहने वाली जायंदुरूद नदी पूरी तरह सूख चुकी है। अब खुद सरकारी मीडिया भी मान रहा है कि गैर वैज्ञानिक परियोजनाएं जैसे अनियमित बांध निर्माण पानी की कमी का मुख्य कारण है, केवल सूखा नहीं। गोतवंत बांध का मामला बहुत बदनाम है। 2011 में कारून नदी पर यह बांध बना। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यहां भारी मात्रा में नमक की परत है, लेकिन राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों ने निर्माण को आगे बढ़ाया। जब बांध भरा तो जलाशय ने नमक को नदी में मिला दिया। नीचे की ओर पानी में नमक की मात्रा बहुत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि नीचे का पानी फारस की खाड़ी के पानी से 5 गुना ज्यादा नमकीन हो गया। अब इतना खारा पानी पीने और खेती दोनों के लिए बेकार हो गया। हालांकि सरकार ने नमक की परतों को सील करने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें बेमानी साबित हुई। 14 साल बाद भी ये समस्या अनसुलझी है और इसको सुलझाने की लागत 3.3 अरब डॉलर हो गई। पिछले 4 दशकों में तेहरान की आबादी तेजी से बढ़ी है। 1968 में यहाँ 4000 कुएं थे। 2012 तक की संख्या बढ़कर 32,000 से ज्यादा हो गई। भूजल का स्तर तेजी से गिरा। 1984 और 2011 के बीच तेहरान में भूजल का स्तर 12 मीटर नीचे चला गया। इसका नतीजा यह है कि तेहरान के कुछ हिस्से हर साल 10 इंच से ज्यादा धंस रहे हैं। जमीन में दरारें और गड्ढे दिख रहे हैं। इमारतों की दीवारों में दरारें आ रही हैं। सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से पता चला है कि ईरान में व्यापक दरारें और सिंक होल हैं, और ये सब हो रहा है जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकालने के कारण। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन जल स्रोतों को फिर भरने में सैकड़ों से हजारों साल लग सकते हैं। जलवायु परिवर्तन ने संकट को और गहरा कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में ईरान की जलवायु अधिक शुष्क हो गई है। प्रमुख क्षेत्रों में बारिश का स्तर 20 से 25% तक गिर गया है। बारिश में कमी और बढ़ता तापमान देश को तेजी से रेगिस्तान में बदल रहा है। पिछले साल ऐतिहासिक औसत की तुलना में बारिश में 40% से ज्यादा की कमी आई है। तेहरान में 2024-25 की बारिश औसत से 42% कम थी। 2024 तक तेहरान प्रांत में लगातार चौथे साल सूखा पड़ा। ऐतिहासिक रूप से 2 सूखे सालों के बाद एक बारिश का साल आता था, लेकिन अब यह पैटर्न टूट गया है। सरकार अब आपातकालीन उपाय कर रही है। रात में नल बंद करने की योजना बनाई जा रही है ताकि जलाशयों में थोड़ा पानी जमा हो सके। मार्च 2025 में तेहरान की जल प्रमुख ने लोगों से पानी के इस्तेमाल में 20% की कटौती करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संरक्षण कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कदम बहुत देर से उठाए गए हैं, क्योंकि वो तो सालों से चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ईरान की सरकार ने बांध बनाने और गहरे कुएं खोदने पर ध्यान केंद्रित रखा। बुनियादी ढांचे में निवेश और रखरखाव के बजाय संकट के लिए केवल कम बारिश को दोष दिया जाता रहा, और हालात ये हैं कि बूंद बूंद के लिए तरसने वाली नौबत आ गई है। इस संकट को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह है कि धार्मिक नेता इसे ईश्वरीय चेतावनी बता रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसिन अराकी ने कहा कि आज का सूखा और संकट समाज के लिए खुदा की चेतावनी है कि वो उसकी ओर लौटें। उन्होंने संकट को सरकार की अनिवार्य हिजाब कानूनों को लागू करने में नाकामी से जोड़ा। बताइए, मतलब हद है। ईरान के लिए आगे की राह और भी मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक रूप से ठोस वाटर मैनेजमेंट प्लान ही स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते ही कदम उठाएगी। ईरान को अपनी कृषि नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। 90% पानी का खेती में इस्तेमाल टिकाऊ नहीं है। जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकालने पर सख्त नियंत्रण लगाना होगा। बांध निर्माण की नीति को पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बदलना होगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन को रोकना। विशेषज्ञों ने बताया है कि राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों ने एनवायरमेंटल डैमेज को नजरअंदाज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा कमाया। हर देश में एक जैसा हाल है। हम सोचते हैं कि भारत में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो इसको बदले कैसे। ईरान का यह जल संकट एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। ये दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, गलत नीतियां और भ्रष्टाचार कैसे एक पूरे देश को तबाही की कगार पर ला सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन ने इसे और बदतर बना दिया है। लेकिन मूल समस्या मानवीय गलतियां हैं। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों के सामने अस्तित्व का संकट है। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ये सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे ही संकट सामने आ रहे हैं। समय रहते सबक सीखना और ठोस कदम उठाना जरूरी है, वरना जो आज ईरान में हो रहा है कल किसी और देश में भी हो सकता है और हमारे देश में भी हो सकता है। तो समय रहते हम सब जाग जाएं, चेत जाएं, ये जरूरी है। एक तरफ सरकार की नीतियां और दूसरी तरफ हमारे और आपके जैसे लोग जो हर दिन जाने अनजाने बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। हमें ईरान के बड़े शहरों से सीख लेने की सबसे पहले जरूरत है। सोचिए।